नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एबीजी का पार्ट 2। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको क्लिनिकल सिनेरियो देने वाला हूं और आपको खुद वो इंटरप्रेट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। वो मैंने पहले पार्ट में मैंने यूजली डिस्कस किया था टेक्निकल इश्यूज के बारे में, एबीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में और थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन के बारे में। पार्ट 2 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में डिटेल में। एनायन गैप क्या होता है, यूरिन एनायन गैप क्या होता है, डेल्टा गैप क्या होता है, और फिर मैं बताऊंगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में। और लास्ट में मैं आपको क्लिनिकल सिनेरियो दूंगा और आपको ही आंसर करना है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेके बैठे। कमिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैं ये बता दूं कि जब भी एसिडोसिस होती है इसका मतलब ये है कि पीएच डाउन होता है और एच एन कंसेंट्रेशन बढ़ता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एसिड हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल क्या है? जो एच एन मिले हैं उसको, वो जो एसिडोसिस में एच एन मिले हैं वो हार्मफुल हैं। वो इसलिए हैं, एच एन होते हैं वो कैटायंस होते हैं और हाईली रिएक्टिव है। बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, जिससे सेल फंक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, सेल मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उस सभी में एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब वो एनायन होते हैं। वो एच है वो स्ट्रॉन्ग कैटायन है। तो ये एचाइन कैटायन से मिलता है, मतलब प्रोटीन से मिलता है, और उसको डिसफंक्शनल कर देता है, उसकी फंक्शनैलिटी को कम कर देता है, जिससे क्या है कि बॉडी में जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। वो सो पीएच होता है वो टाइटली रेगुलेटेड होता है। मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं, 3 थिंग्स ऐसी हैं जो पीएच को टाइटली कंट्रोल करती हैं। एक किडनी है, एक लंग्स है और बफर्स हैं। बफर्स क्या होते हैं? एक सबस्टेंस जो एचएन्स को आसानी से ले लें और एचएन्स को आसानी से दे दें, ताकि अगर एचएन ज्यादा हो रहे हैं तो उसको बाहर निकाल दें, एचएन कम हो रहे हैं तो उसको ले लें। वो ये बफर्स होते हैं। ये तो फिर से ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से डिस्कस करना चाह रहा हूं। मैं से फॉर एग्जांपल बॉडी में एच ए आया है। एच ए है एसिडिक, एसिड। ओके, इसके पास H प्लस आयन है और एनायन है। एनायन मतलब एसिड पार्ट है उसके बाद में। ये दोनों रिलीज हुए। जो एच आयन था वो हाईली रिएक्टिव है। तो क्या हुआ? वो बफर्स के पास पहुंचा। बफर कौन था हमारा? बाइका। बाइकार्ब ने क्या किया? वो एच आयन से कंबाइंड करेगा तुरंत। ओके, कंबाइंड कर लिया, क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ये लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। ये दैट इज कॉल्ड हाइपरवेंटिलेशन। ओके, सो ये चेन चलती चली जाएगी। ये तो इससे क्या है कि बाइकार्बोनेट बॉडी में कम हो जाएगा। यही तो एसिडोसिस होता है कि बाइकार्बोनेट का कम होना। वो ओके, सो बाइकार्बोनेट कहां से आएगा? किडनी एब्जॉर्ब करेगी। किडनी एब्जॉर्ब क्या करेगी? बाइकार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होगा? बाइकार्बोनेट एच आयन से कंबाइंड करके वो वाटर में कन्वर्ट करके CO2 में कन्वर्ट करके CO2 वो हाइपरवेंटिलेट हो जाएगा लंग्स के थ्रू। वो सोडियम का क्या होगा? सोडियम विल कंबाइंड द एसिडिक पार्ट, एनाइन पार्ट। सोडियम इससे कंबाइंड करके सोडियम एनाइन बना देगा वो। ओके, तो सोडियम जो एनाइन बना है वो बॉडी में चलता रहेगा, उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हमारा किससे था? एच आयन से। तो एच आयन यूटिलाइज किसने किया? बाइकार्बोनेट ने, थ्रू लंग्स। बाइकार्बोनेट कम हुआ, उसको रिप्लेस किसने किया? किडनी ने। सो पीएच को टाइट रेगुलेट करने के लिए हमें तीनों
चीज की जरूरत है। अगर तीनों में से कोई भी एक डिसफंक्शन हो जाएगा तो पीएच कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। एसिडोसिस के कारण क्या है? या तो पेशेंट को नॉन वोलेटाइल एसिड मिल जाए, लाइक लैक्टिक एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस, यूरिमिक एनाइंस। बाइकार्ब लॉस हो जाए गट से या किडनी से, वॉमिटिंग हो जाए या डायरिया हो जाए। एचाइन मिल जाए उसको, पॉइजनिंग, इथेनॉल पॉइजनिंग, मिथेनॉल पॉइजनिंग। सो ये एसिडोसिस के कारण है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस दो प्रकार की होती है, एक हाई एनायन गैप, एक नॉर्मल एनायन गैप। मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा ये दोनों क्या होती हैं। ये पहले समझना जरूरी है कि एनायन गैप क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्लस आयन होते हैं उसको कैटायंस बोलते हैं, जो माइनस आयन होते हैं उसको एनायन बोलते हैं। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, जितने बॉडी में एनायंस होंगे उतने ही कैटायंस होंगे। ओके, तो एनायन जो जो सॉरी आई मीन जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यूजली होते हैं सोडियम पोटेशियम। जो एनायंस होते हैं वो मेजॉरिटी होती है क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जो हम लोग मेजर नहीं करते हैं, जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, यूरेट, सैलिसाइलेट, कीटोन्स, लैक्टेट, फॉर्मेट। ये जो एनायन होते हैं बाय डिफॉल्ट बॉडी के अंदर होते हैं और पड़े रहते हैं, हम इनको मेजर नहीं कर सकते, इनको वो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये डिफरेंस आता है ये वाला। ये ओके, आप इसमें देख रहे होंगे जो डिफरेंस है ये प्रोटीन की वजह से भी, एल्बुमिन की वजह से भी है। तो एल्बुमिन की वजह से ये लगभग 25% आता है, रेस्ट ऑफ 75% ये इनकी वजह से आता है, ये जो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये वाला ये है एनायन गैप। एनायन गैप इसलिए है क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे, ये ऐसे एनायंस हैं जिसको मेजर नहीं करते हैं। ये तो ये किससे बना है? ये एल्बुमिन से बना है और इन मॉलिक्यूल से बना है। ये एनायन गैप है। ये नॉर्मल कितना होता है? ये 8 to 12 होता है। ये कैसे मेजर करते हैं इसको? वो टोटल कैटायंस माइनस टोटल एनायंस। जो कैटायंस है सोडियम पोटेशियम है, जो एनायंस है वो क्लोराइड और बाइकार्ब है। ये हम ये मान के चलते हैं कि पोटेशियम की जो मात्रा होती है बॉडी के अंदर काफी कम होती है, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। तो सिंपल वे में अगर कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन होती है इसकी सोडियम माइनस क्लोराइड माइनस बाइकार्ब। ये एनायन गैप होता है। नॉर्मल एनायन गैप होता है 8 to 12। अब आप देख रहे होंगे जैसे ज्यादातर रीजेंट्स हैं आईसीयू में काम करते हैं, वो आईसीयू में एक खास बात होती है कि पेशेंट्स का एल्बुमिन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कैटाबोलिक स्टेट होती है वो, तो इसलिए। और हमें पता है कि 25% एनायन गैप का कंट्रीब्यूशन होता है एल्बुमिन के द्वारा। वो अगर एल्बुमिन कम होगी तो ऐसे में एनायन गैप फॉल्स आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें हर पेशेंट का एल्बुमिन देखना है। अगर एल्बुमिन 4 है तो इसका मतलब जो एनायन गैप कैलकुलेट करके आ रहा है वो रियल है। वो अगर एल्बुमिन 4 से कम है तो इसका मतलब ये है कि एनायन गैप फॉल्सली लो आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें और ऐड करना पड़ेगा। उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? आप एल्बुमिन से जो जो एक्चुअल एल्बुमिन है वो 4 में से माइनस कर दीजिए वो, और जितने ग्राम एल्बुमिन कम होगा 2.5 टाइम्स उतना ही ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का एल्बुमिन 2 है, नॉर्मल होता है 4, तो कितना कम हुआ? 2 हुआ। तो 2.5 1 ग्राम के लिए, तो 2 ग्राम के लिए कितना हो गया? 5। तो किसी पेशेंट का अगर एनायन गैप 10 निकल के आ रहा है तो उसमें 5 और ऐड कर दो, तो करेक्टेड कितना हो जाएगा? 15।
तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी पेशेंट को हाइपोएल्बुमिनिया है तो उसका फाल्सी लो आएगा। उसको करेक्ट करने के लिए हमें 1 ग्राम कम होने पर 2.5 टाइम्स उसका एनाइन गैप ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। सो हाई एनाइन गैप एसिडोसिस के जो रीजन है, जो हाई एनाइन गैप पे एसिडोस जो रीजन है वो मेन होते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये तो इसमें होता क्या है कि जो जो टोटल कैटायंस थे उतने ही टोटल एनायंस होने चाहिए वो। ओके, तो इसमें क्या होता है, आई एम सॉरी, तो इसमें होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिडोसिस पेशेंट को हो जाता है वो, तो उसमें एच आएंगे, लैक्टेट आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एच को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट का यूज होता है वो। तो जितने एच आएंगे उतने ही बाइकार्बोनेट यूज हो जाएंगे वो। से फॉर एग्जांपल अगर 10 मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिडोसिस आ रही है उसमें वो, तो हमारे पास 10 एच आएंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में 10 बाइकार्बोनेट खर्च हो जाएंगे। तो जो ब्लड में जो नॉर्मल 24 होते हैं उसमें से 10 खर्च हो जाएंगे, तो हमारे पास 14 बचेंगे वो। ओके, सो किसी भी एसिडोसिस में, मतलब हाई एनाइन गैप एसिडोसिस में जितने बाइकार्ब खर्च होते हैं उतना एनाइन गैप बढ़ जाता है वो। कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि उसमें वो लैक्टेट ऐड हो जाएगा। अगर लैक्टिक एसिडोसिस है तो, कीटो एसिडोसिस है तो कीटो एसिड ऐड हो जाएगा वो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल है। ये यहाँ पे क्या हुआ कि बाइकार्ब कम हो गया, आप देख रहे होंगे इसका साइज कम हो गया बाइकार्ब का। ये कम क्यों हो गया? क्योंकि उसमें उतने ही लैक्टेट ऐड हो गए उसमें। ये लैक्टेट हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इसी वजह से ये एनाइन गैप में ये काउंट होता है ये। तो जितने बाइकार्ब कम होंगे जितने मॉलिक्यूल, उतना ही एनाइन गैप बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उतने ही मॉलिक्यूल बाइकार्ब खर्च हो जाएंगे और उतने ही मॉलिक्यूल हमारे पास एक्स्ट्रा एसिड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लैक्टेट आ जाएगा या कीटो एसिड्स आ जाएंगे हमारे पास में। यही कीटो एसिडोसिस में होता है, जितना बाइकार्ब कम होगा उतने ही हमारे पास कीटो एसिड्स जुड़ जाएंगे हमारे पास में ये। इसलिए हाई एनाइन गैप में बाइकार्ब जितना कम होता है उतना ही एनाइन गैप ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस में क्या होता है कि जितने बाइकार्ब कम होते हैं उतने ही क्लोराइड आयन बॉडी के अंदर आ जाते हैं। से फॉर एग्जांपल एसिडोसिस हुआ, 10 एच आयन आ गए बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने बाइकार्ब चाहिए? 10 चाहिए। ओके, न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो 10 का जो लॉस हुआ बाइकार्ब, अगर 10 क्लोराइड अंदर आ जाए तो बाइकार्ब लॉस हुआ, क्लोराइड अंदर आ गए, तो इससे क्या है कि जो एनाइन गैप है वो मेंटेन रहेगा वो। इसलिए नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस को हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहा जाता है। इसमें ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना बाइकार्ब लॉस होता है वो क्लोराइड आयन से रिप्लेस हो जाता है वो। सो एग्जांपल हाई एनाइन गैप एसिडोसिस का एग्जांपल लैक्टिक एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस, रीनल फेलियर, मिथेनॉल पॉइजनिंग, ग्लाइकोल पॉइजनिंग, सैलिसाइलिक पॉइजनिंग। ये आप देख रहे होंगे कि ये सब नॉन वोलेटाइल हैं। जैसे लैक्टिक एसिडोसिस है तो लैक्टेट एक्युमुलेट हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस में कीटो एसिड्स हो जाएंगे, रीनल फेलियर में बाकी एनाइंस इकट्ठे हो जाएंगे वो।
जबकि नॉर्मल एनायन गैप में एग्जाम्पल है डायरिया, सलाइन इन्फ्यूजन, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एस्ट्रोजोलामाइड, यूट्रोएंट्रोस्टोमी, ये नॉर्मल एनायन गैप के। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे हाई एनायन गैप के, नॉर्मल एनायन गैप के एग्जांपल्स, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए ये। तो अभी तक हमने हाई एनायन गैप देखा। अब नॉर्मल एनायन गैप के जो रीजंस होते हैं, या तो बाइकार्ब लॉस हो जाए जीआईटी से, या बाइकार्ब लॉस हो जाए किडनी से, जिसको बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, या एसिड पॉइजनिंग हो जाए वो। तो ये 3 टाइप से ये नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है ये। ठीक है। अब आपने देखा होगा अभी, जैसे प्रीवियस स्लाइड पे हम लोग अगर जाएं, कि जो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, या तो जीआई से लॉस हो रहा है डायरिया, या फिर किडनी से, मतलब बाइकार्ब लॉस हो रहा है वो। ओके। तो अब हमें ये देखना है कि जो बाइकार्ब लॉस हो रहा है वो डायरिया से हो रहा है या किडनी से हो रहा है वो। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा यूरिन एनायन गैप। ओके। यूरिन एनायन गैप कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हम यूरिन का सोडियम लेंगे, यूरिन का पोटेशियम लेंगे, माइनस यूरिन क्लोराइड हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जबकि ब्लड में सीरम एनायन गैप कैसे निकालते थे, सोडियम माइनस क्लोराइड माइनस बाइका। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें ये। अगर ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो इंटरप्रिटेशन वेरी इजी हो जाएगा ये। अब आप एक चीज सोचिए कि मैंने बताया था कि नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस में बाइकार्ब का जितना लॉस होता है क्लोराइड उतना ही रिप्लेस कर देता है। तो जो क्लोराइड अगर बॉडी में ज्यादा है तो डेफिनेटली वो यूरिन से ज्यादा निकलेगा वो। ओके। अगर यूरिन से ज्यादा निकलेगा तो यहाँ पे जो यूरिन एनायन गैप है उसका क्या होगा, वो जो एनायन गैप है अगर क्लोराइड बढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव ज्यादा बढ़ जा रहा है ये, तो क्या होगा, एनायन गैप नेगेटिव में आएगा। ओके। तो अगर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब किडनी हमारी ठीक से फंक्शन कर रही है। नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, क्लोराइड एक्सेस हुआ बॉडी में, क्लोराइड यूरिन से निकलेगा, इसका मतलब किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स्ट्राजेनल। अगर नेगेटिव है यूरिन एनायन गैप तो एक्स्ट्राजेनल हो जाएगा, मतलब बाइकार्ब लॉस हो रहा है वो डायरिया के थ्रू हो रहा है वो। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर बॉडी में क्लोराइड आयन ज्यादा है लेकिन यूरिन में कम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये कम आ रहे हैं ये, इसका मतलब ये है कि किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, क्लोराइड बाहर नहीं निकाल पा रही है वो। तब ये एनायन गैप क्या होगा, तब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो यूरिन क्लोराइड है वो कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा ये। तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर यूरिन एनायन गैप पॉजिटिव है तो रीजन होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये 3 टाइप की होती है, 1, 2, 4। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ये, पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है यूरिन एनायन गैप रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस से, फिर हम लोग यूरिन का पीएच देखेंगे। अगर पीएच मोर देन 6 है तब ये टाइप 1 हो गया ये। अगर लेस देन 5.5 है तब आइदर टाइप 2 होगा या टाइप 4 होगा। अगर हाइपोकैलेमिया है तो टाइप 2 होगा, अगर हाइपरकैलेमिया है तो टाइप 4 होगा। सो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा इसको, मैं बस इतना बता दे रहा हूं कि यूरिन एनायन गैप अगर पॉजिटिव है तो आरटीए है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। अगर नेगेटिव है तो एक्स्ट्रारीनल है ये। तो ये कब देखना था, जब हमारे पास नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उसको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए यूरिन एनायन गैप देखना है हमें ये। अब आइए अब डेल्टा गैप, और इसे बोलते हैं गैप। ये सुनने में बहुत मुश्किल होता है, बट आप इसको सुनिए और समझिए, ये बहुत ही इजी है,
एक बार आप समझ लेंगे तो आपको मजा आएगा ये। ओके, ये होता क्या है ये? जैसे मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जितने एचाइन अंदर आएंगे उतने ही बाइकार्ब कम हो जाएंगे वो, और जितने बाइकार्ब कम हो जाएंगे उतना ही एनायन गैप बढ़ जाएगा इन हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। ओके, सो हगमा हगमा इज हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें जितने बाइकार्ब लॉस होंगे उतना ही एनायन गैप बढ़ जाएगा। आई थिंक नो डाउट। ओके, अब हमने एनायन गैप देखा और कितना बाइकार्ब कम हुआ है ये देखा, मतलब हमने डेल्टा एनायन गैप देखा और डेल्टा बाइकार्ब देखा। ओके, तो आपको पता है कि अगर हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तब ये बराबर होने चाहिए। ओके, अगर नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो बाइकार्ब तो कम होगा लेकिन एनायन गैप कम नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, नगमा है, तो उसमें बाइकार्ब तो कम होगा उसमें, बट नॉर्मल एनायन गैप रहेगा इसमें। वो क्यों रहेगा? क्योंकि जो बाइकार्ब लॉस हो रहा था वो क्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा, तो टोटल एनायन और टोटल कैटाइन में कोई फर्क नहीं आएगा वो। क्लियर? अब डेल्टा गैप होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल जो हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जितना बाइकार्ब कम हो रहा है उतना ही एनायन गैप बढ़ना चाहिए वो। ओके, अगर प्रॉब्लम क्या हुई, अगर एनायन गैप ज्यादा बढ़ गया, से फॉर एग्जांपल एनायन गैप है किसी का एनायन गैप हो गया 24, नॉर्मल कितना होता है 12, तो डेल्टा एनायन गैप कितना हो गया? कितना एनायन गैप? 12। तो एनायन गैप जो हमारा बढ़ा वो 12 बढ़ा, इसका मतलब 12 ही बाइकार्ब कम होना चाहिए। ओके, अगर हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो वो। ओके, अब तो पेशेंट का अगर प्योर हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो बाइकार्ब कितना होगा? 24 माइनस 12 मतलब 12। ओके, पर लेकिन पेशेंट का जो बाइकार्ब आया वो 6 आया, वो होना कितना चाहिए था? 12, लेकिन आया 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 कम हुआ था वो तो हुआ हाई एनायन गैप के रीजन से, वो जो बाकी 6 कम हुआ है वो किसी और रीजन से कम हुआ है वो। तो और क्या रीजन हो सकता है जिसमें कि एनायन गैप बढ़ता नहीं है लेकिन बाइकार्ब कम हो जाता है? तो वो है नगमा, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, अगर इसी पेशेंट का एनायन गैप कितना हुआ था? 12, यस, डेल्टा जो एनायन गैप था वो 12 था वो, और बाइकार्ब किसी का जो डेल्टा बाइकार्ब है फॉर एग्जांपल 20 है वो। ओके, तो अगर हाई एनायन गैप प्योर होता ये तो बाइकार्ब कितना होना चाहिए था? 12 कम होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था? 12, अगर हाई एनायन गैप होता तो, हगमा होता, प्योर हगमा तो वो। ओके, लेकिन इसका कितना है? 20, होना कितना चाहिए था? 12, इसका मतलब 8 बाइकार्ब इसके पास ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब क्या है? जब बाइकार्ब बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इस पेशेंट को हगमा भी है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो डेल्टा गैप है वो नॉर्मल 1 होना चाहिए, जितना एनायन गैप बढ़ रहा है उतना ही बाइकार्ब कम होना चाहिए। ओके, अगर ड्रॉप इन बाइकार्ब इज मोर देन एक्सपेक्टेड, बाइकार्ब ज्यादा कम हो रहा है, तो इसका मतलब अनदर एसिडोटिक प्रोसेस चल रही है, मतलब हगमा के साथ में
नगमा भी है। अगर ड्रॉप इन बाइकार्ब इज लेस देन एक्सपेक्टेड, बाइकार्ब जितना कम होना चाहिए लेकिन उतना कम नहीं हो रहा है वो, इसका मतलब समथिंग एल्स है जो कि बाइकार्ब दे रहा है, और देता कौन है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्लियर? इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। होप आपको समझ में तो आया होगा ये। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, आई एम सॉरी, ये स्लाइड नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ओके, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का मतलब क्या है कि अल्कली ज्यादा है उस पे, वो बाइकार्ब ज्यादा है उसके पास में वो, दैट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो दिस इज मोस्ट कॉमन एसिड बेस डिस्टर्बेंस इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर पेशेंट या तो डिहाइड्रेटेड रहते हैं या पेशेंट्स को लेसिक्स चल रहा होता है वो। तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा या लेसिक्स चल रहा होगा, उनमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है। तो ये मोस्ट कॉमन है ये। इसके थ्री प्रिंसिपल कॉज हैं इसके। क्या क्या है? क्लोराइड डिप्लीशन, हाइपोकलेमिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। ये तीन रीजन है जिससे कि सस्टेन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस रह सकती है वो। थ्री ईटियोलॉजी: वॉल्यूम लॉस, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, डायोटिक्स। तो डायोटिक्स दे रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, या डिहाइड्रेशन। तो तीन मेन ऐसे कॉज हैं जिससे कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस रहती है वो। अगर इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो दो टाइप की होती है: क्लोराइड रेस्पॉन्सिव, क्लोराइड रेजिस्टेंस। पहले आपको समझना होगा, जैसे मैंने बताया था कि नगमा में नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपरक्लोरीमिया हो रहा था वो। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या हो जाएगा? क्लोराइड डिप्लीशन हो जाएगा। और दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड कम है उसकी बॉडी में, इसका मतलब क्लोराइड डिफिशियंसी है वो। क्लोराइड डिफिशियंसी है तो ऑफ कोर्स यूरिन में भी कम आएगा क्लोराइड। अगर यूरिन में कम है, 15 से कम है, तो ये हो जाएगा क्लोराइड रेस्पॉन्सिव। इसका मतलब पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, आप इसको NaCl दीजिए। इसके रीजन क्या है? वॉमिटिंग, सक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, डायबिटिक्स चल रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लैक्सेटिव अब्यूज। इसके उल्टा अगर पेशेंट में यूरिन क्लोराइड 25 से ज्यादा है, 25 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से, इसका मतलब क्या है कि बॉडी में तो क्लोराइड कम है लेकिन यूरिन में बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। इसका मतलब पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं है, कोई और रीजन है। और रीजन क्या है? प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, लिकोराइसिंगेशन, सीवियर हाइपोकलीमिया। तो ऐसे पेशेंट को आप फ्लूइड नहीं दे सकते। अगर फ्लूइड देंगे तो पेशेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल होगा एज कंपेयर टू बेनिफिट। तो हमें ईटियोलॉजी निकालनी है। तो कोई भी पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का आपके पास में है, उसका आपको यूरिन क्लोराइड देखना है। क्लोराइड अगर कम है तो उसको फ्लूइड दीजिए उसको, अगर ज्यादा है तो प्राइमरी ईटियोलॉजी है उस पर कंसंट्रेट करिए उस पर। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कॉपी और पेन खोल लीजिए और ये सॉल्व करिए। ये जेंटलमैन 50 साल के हैं, सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस। इनका एबीजी पीएस 7.25 है, PCO2 46 है, बाइकार्ब 78 है। और जैसे मैंने बताया था हर पेशेंट का एल्बुमिन और एनाइन गैप देखना होता है। PCO2 78 है, सॉरी ये PO2 है, ये PO2, इसका PCO2 46 है, बाइकार्ब 20 है इसका ये। तो आप बताइए पीएच कैसा है इसका? एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है ये? कम ऑन। सो पीएच 7.4 से कम है, इसका मतलब ये एसिडोसिस है ये। अब एसिडोसिस है, ये मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है? अब आप देखिए कि ये एसिडोसिस है तो PCO2 46 है, मतलब 40 से ज्यादा है, इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ये।
ओके, अब आप कहेंगे कि बाइकार्ब भी इसका 20 है तो मेटाबॉलिक क्यों नहीं है? अगर जिसमें भी कंबाइंड एसिडोसिस या कंबाइंड एल्कलोसिस हो रही हो उसमें पहले रेस्पिरेटरी को प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरी बात, पेशेंट सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस है ये, इसका मतलब हमें क्लिनिकल हिस्ट्री से ये पता लग रहा है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इसलिए ये पहले हम इसका रेस्पिरेटरी पार्ट को इवेल्युएट करेंगे इसके ये। तो प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या हो गया इसका? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हमें देखना है कि ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है ये। ओके, तो मैंने बताया था कि जो चेंज पीएच का होता है और चेंज CO2 का होता है, दोनों कैलकुलेट करने हैं हमें। तो CO2 में कितना चेंज हुआ है? नॉर्मल 40 होना चाहिए, 46 से 6 है, देन यू मल्टीप्लाई बाई 0.003 फॉर क्रॉनिक। अगर पीएच 7.38 आता है इसका मतलब क्रॉनिक है ये। फॉर एक्यूट पीएच शुड बी 7.35। कैसे आया? जो हमारा डेल्टा CO2 था उसको हमने 0.008 से कैलकुलेट किया, तो पीएच 7.35 आना चाहिए था इसका ये। अब किसके क्लोज है ये क्लोज है ये एक्यूट के, ये एक्यूट के क्लोज है ये। ओके, तो ये हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब कंपनसेशन कैसे होता है ये? एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में 10:1, 10 अगर CO2 बढ़ रहा है तो 1 बाइकार्ब बढ़ेगा ये रूल ऑफ थंब है ये। ओके, तो इसमें CO2 कितना बढ़ रहा है इसमें CO2 46 है, ओनली 6 CO2 बढ़ रहा है, तो बाइकार्ब कितना बढ़ना चाहिए? 0.6। तो बाइकार्ब कितना होना चाहिए पेशेंट का? 24.6। बाइकार्ब कितना है पेशेंट का? 20। तो इसका मतलब ये है कि होना 24.6 चाहिए, 20 है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस भी चल रही है साथ में जिससे कि बाइकार्ब लॉस हो रहा है, और लॉस का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी साथ में है ये। अब हमें ये निकालना है कि हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हगमा और नगमा। तो क्या देखेंगे हम लोग? एनायन गैप। और जब भी एनायन गैप देखते हैं तो एल्बुमिन भी देखते हैं, क्योंकि क्रिटिकल केयर पेशेंट में एल्बुमिन कम होता है। अगर कम है तो हमें करेक्टेड एनायन गैप निकालना पड़ेगा ये। तो इसमें एनायन गैप कितना है? नॉर्मल है, एल्बुमिन भी नॉर्मल है। इसका मतलब ये है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये। तो फाइनल डायग्नोसिस क्या हो गई? acute respiratory acidosis with non-anion gap metabolic acidosis. Clear? Coming to case 5. This is 67-year-old male with obstructive sleep apnea with unknown poisoning. pH 7.54, PCO2 80, bicarb is 54, anion gap is 12, albumin is 4. यूरिन क्लोराइड इज 40। अब ये देखना है कि पीएच एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। सो पीएच एल्कलोसिस है क्योंकि 7.4 से ज्यादा है। अब ये देखना है कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है ये। अगर रेस्पिरेटरी होता तो PCO2 कम होता है इसका ये, पर PCO2 ज्यादा है इसका ये, तो रेस्पिरेटरी नहीं है ये। मेटाबॉलिक, यस, बाइकार्ब इसका 54 है, नॉर्मल कितना चाहिए? 24। इसका मतलब ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है ये। अब कंपोजिशन कैसे होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का? एक बाइकार्ब बढ़ने पर PCO2 कितना राइज होगा? 0.7 टाइम्स। और दूसरा फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूं मैं 0.7 इंटू बाइकार्ब प्लस 21। तो इसका एक्सपेक्टेड PCO2 कितना होना चाहिए? 59। ओके, 59 होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्चुअल कितना है? 80। 59 होना चाहिए, 80 है मतलब ज्यादा है, और ज्यादा CO2 का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पेशेंट को साथ में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ओके, अच्छा, मैंने बताया था कि अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है पेशेंट को
तब हमें ये देखना है कि क्लोराइड रेस्पॉन्सिव है या क्लोराइड रेजिस्टेंस है। अगर यूरिन क्लोराइड 15 से कम है तो क्लोराइड सेंसिटिव है, मतलब डिहाइड्रेशन आप फ्लूइड देंगे ठीक हो जाएगा। अगर 25 से ज्यादा है तो क्लोराइड रेजिस्टेंस है। तो इसका यूरिन क्लोराइड कितना है 40। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है। ये इसका मतलब फ्लूइड नहीं देना है इस पेशेंट को। क्या करना है, स्पेसिफिक इटियोलॉजी फाउंड आउट करनी है और उसका ट्रीटमेंट करना है हमें। ये तो हमारा फाइनल डायग्नोसिस क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इज क्लियर? So coming to case number 6. This gentleman has pH 7.15, PCO2 20, bicarb is 9. Okay. So अब ये बताइए, आप लोग बताइए कि ये पेशेंट एसिडोसिस में है कि अल्कलोसिस में है। ऑब्वियसली पीएच 7.4 से कम है तो ये एसिडोसिस हो गया ये। अब ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। अगर रेस्पिरेटरी होता तो PCO2 हाई होता, लेकिन PCO2 कम है, बाइकार्ब कम है इसका। ये इसका मतलब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। ओके, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस से अब देखना है कंपनसेशन। कंपनसेशन कैसे देखेंगे, अगेन फॉर्मूला PCO2 इंटू 1.5 इंटू बाइकार्ब प्लस 8 कितना आएगा 22। तो अगर फुली कंपनसेटेड होता तो 22 बाइकार्ब होता, लेकिन बाइकार्ब से कितना है 9। सॉरी, इसका PCO2 22 होना चाहिए था, लेकिन PCO2 कितना है 22। इसका मतलब ये फुली कंपनसेटेड है। अब जैसे मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमें देखना है कि हाई एनायन गैप है या नॉर्मल एनायन गैप है। तो इसका एनायन गैप कितना है, इसका एनायन गैप है 10। बट एक चीज नोटिस आपको करनी होगी कि इसका एल्बुमिन 2 है, इसका एल्बुमिन। और मैंने बताया था कि 4 से एवरी ग्राम जो एल्बुमिन कम होगा उसमें 2.5 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो एल्बुमिन कितना कम है 2 कम है, तो 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5। तो हमें 10 में 5 और ऐड करना है, 10 में 5 और ऐड करना है, टोटल हो जाएगा 15। तो 15 हो जाएगा, इसका मतलब हाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पर यहां तक निकाल लिया, इट इज नॉट इनफ, हमें डेल्टा गैप भी देखना है। डेल्टा गैप मतलब कोई और में तो नहीं है वो। अब हमें ये देखना है कि एनायन गैप कितना बढ़ा हमारा, वो एनायन गैप कितना बढ़ा। तो एक्चुअल एनायन गैप -10, एक्चुअल कितना आया 15, 10 माइनस कर दिया बचा 5। ओके, बाइकार्ब कितना कम हुआ, बाइकार्ब है 9, एक्चुअल 24 माइनस एक्चुअल, तो 24 माइनस 9 कितना बचा 15। इसका मतलब एनायन गैप केवल 5 बढ़ा है, लेकिन बाइकार्ब 15 कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो 5 कम हुआ वो तो हाई एनायन गैप की वजह से हुआ है, वो बाकी जो 10 कम हुआ है वो हुआ है नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रीजन से। तो कोई भी एसिडोसिस होगी बाइकार्ब को कम करेगी। 5 एनायन गैप बढ़ा है, इसका मतलब 5 बाइकार्ब हगमा की वजह से कम हुए हैं, और बाकी 10 एनायन गैप, वो आई मीन 10 बाइकार्ब लॉस, वो हुआ है नगमा की वजह से वो। तो इसमें साथ में नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो फाइनल डायग्नोसिस क्या हो गई, एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दोनों मिक्स्ड डिसऑर्डर है ये। एंड लास्ट एग्जांपल, दिस जेंटलमैन हैज pH 7.58, PCO2 55, बाइकार्ब इज 46, एनायन गैप इज 12, एल्बुमिन 4 है, यूरिन क्लोराइड 10 है ये। तो पीएच एसिडिक है कि एल्कलोसिस में है, आप बताएं। सो ये एल्कलीमिया है, क्यों 7.4 से ज्यादा है। मेटाबॉलिक है
कि रेस्पिरेटरी है ये। तो अब देखना होगा कि अल्कलोसिस में कौन है, 55 नो, यस बाइका। तो बाइका 46 है, इसका मतलब बाइका बढ़ा हुआ है, ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है ये। तो प्राइमरी क्या हो गया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। कंपनसेट कैसे होता है ये, अगेन फॉर्मूला PCO2 इज इक्वल टू 0.7 इंटू बाइका प्लस 21, कितना आएगा 33, 53। ओके, सो PCO2 53 होना चाहिए, पेशेंट का कितना है 55, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। तो नो एडिशनल रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है ये, इसलिए यूरिन एनान गैप देखना पड़ेगा। यूरिन एनान गैप कितना है 10, इसका मतलब ये हो गया ये जेंटलमैन क्लोराइड सेंसिटिव है। ओके, तो रीजन क्या हो गया, प्रोबेबली पेशेंट डिहाइड्रेटेड है ये पेशेंट। तो आंसर क्या हुआ, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्लोराइड रेस्पॉन्सिव, क्लोराइड रेस्पॉन्सिव। ओके, so take home message, my last slide, I hope you all enjoyed. So take home message is never interpret ABG without clinical history. This is rule of thumb. Always check validity before interpretation of ABG. ऐसा नहीं है कि ABG आते ही आप जंप हो जाएं और तुरंत इंटरप्रेट करने लगे, नहीं, पहले देखिए कि जो आपके हाथ में ABG है वो रियल है कि भी नहीं, वो फॉल्स तो नहीं है। वो पेशेंट हाइपोक्सीमिया में होता है तो उसका एल्वुलर आर्टिल ग्रेडियंट देखना है, क्योंकि अगर गैप बढ़ा होगा तो ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम है, अगर गैप नॉर्मल है तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम है। अगर वेंटिलेशन प्रॉब्लम है तो आपको वेंटिलेटर सपोर्ट देना है, अगर ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम है तो आपको ऑक्सीजन देना है। वो एसिड बेस बैलेंस के लिए 7 स्टेप्स मैंने बताए थे, 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। पहले पीएच देखना है, एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। अगर एसिडोसिस है तो अगर हाई PCO2 है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गई, अगर लो बाइकार्ब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई। कंपनसेशन अपोजिट, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अगर पीएच अल्कलाइन है, अगर लो CO2 है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गई। कंपनसेट कैसे होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से। अगर अल्कलीमिया है, अगर बाइकार्ब ज्यादा है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया। कंपनसेट कैसे होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो एनायन गैप देखना है। एनायन गैप देखने के बाद में डेल्टा गैप देखना है। डेल्टा गैप क्यों देखना है, कि हगमा के साथ नगमा तो नहीं है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो नहीं है। यूरिन एनायन गैप देखना है, ये देखना है कि जो नगमा है, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से है या डायरिया की वजह से है वो, इसलिए हमें यूरिन एनायन गैप देखना है हमें वो। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, सॉरी, ये अल्कलोसिस में हमें यूरिन क्लोराइड देखना है। अगर यूरिन क्लोराइड 15 से कम है तो क्लोराइड रेस्पॉन्सिव है, अगर 25 से ज्यादा है क्लोराइड रेजिस्टेंस है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं या मुझे मेल लिख सकते हैं मेरे को वो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।